मास्टर जियो जब अपने अड्डे पर आराम कर रहे थे, तब अचानक से उनके ऊपर हमला हो गया था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। जिन लोगों ने मास्टर पर हमला किया था, वो कबीर को तलाश कर रहे थे। मास्टर ने बिना देर किए कबीर को कॉल करके बुला लिया। साथ में मास्टर ने कबीर को लाने के लिए कार भी भेज दी थी। कबीर इस बात को समझता था कि रात के वक्त इस काम को करना अच्छा नहीं था। रात के इस वक्त घर से निकलने से पहले कबीर ने काजल को झूठ बताया कि मास्टर जियो की तबीयत खराब हो गई है, तो उसको जाना पड़ेगा। कबीर वहां से निकलने के बाद सीधा मास्टर जियो के अड्डे पर आ जाता है। रास्ते में उसका मन बहुत ज्यादा बेचैन था कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने मास्टर पर हमला कर दिया था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। अड्डे पर हर तरफ लोग बेहोश पड़े हुए थे। कबीर को एक एक करके सब लोग दिख रहे थे। कबीर अपने व्हील चेयर पर आगे बढ़ते हुए बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तभी उसको कुछ लोग बहुत आराम से नीचे से उठाकर मास्टर जियो के पास लेकर जाते हैं। कबीर वहां देखता है कि कुछ नकाबपोश लोगों ने मास्टर जियो को अपने गन पॉइंट पर रखा था। इसके बाद कबीर को वहां एक आदमी मिलता है जो कबीर को मास्टर जियो के पास से बाहर लेकर आ गया। वो जब कबीर के साथ बाहर आता है तो कबीर को समझ आ जाता है कि ये एसपी का आदमी नहीं हो सकता है। बाहर कबीर ने उससे सवाल किए, मगर कबीर को चौंकते हुए उल्टा उसने ही सवाल खड़ा कर दिया कि चीफ और शिवेंद्र कहाँ हैं। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि ये चीफ के बारे में कैसे जानता है। कबीर ने यहाँ पर सच का साथ देते हुए उस आदमी को सच बता दिया। जैसे ही उसको पता चला कि चीफ मारा जा चुका है, वो एकदम से शॉक हो गया। बाद में उसने कबीर को ये याद दिलाया कि चीफ कौन था और उसके मरने के बाद कबीर को क्या हो सकता है। कबीर भी इस बात को समझता था कि चीफ को मारने के बाद से उसकी जान हर वक्त खतरे में रहेगी। साथ में अब तक जो ऑर्गेनाइजेशन की मदद उसको मिलती आ रही थी, वो भी अब नहीं मिलने वाली थी। अभी कबीर को इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। अभी उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा था कि यह आदमी कौन है जो उसके बारे में इतना कुछ जानता है। मगर उस आदमी ने अभी तक कबीर को क्लू नहीं दिया था। शायद यही उसका प्लान भी था कि वो कबीर को उलझा कर रखेगा। आखिर में कबीर का सब्र जवाब दे देता है। अब उसको किसी भी कीमत पर इस बात को जानना ही था कि आदमी कौन है और वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है। सामने वाले इंसान को मास्टर जियो या उसके खुद मरना होता तो जरूर से वो अब तक ये काम कर चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। कबीर के लिए अभी बस इसी बात की राह थी। कबीर को परेशान देखकर सामने वाला आदमी अपने आदमियों से कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था। देखो, मैं साफ बात करना पसंद करता हूँ, मुझे तुम बताते क्यों नहीं कि तुम कौन हो। कबीर की आवाज ने उस आदमी का ध्यान अपनी तरफ किया। वो अपने आदमियों के पास से मुस्कुराता हुआ कबीर के पास आया और धीरे से कहा, मुझे कई दफा अपनी बात को दोहरा कर करने का कोई शौक नहीं है। मैंने कहा ना कि मेरा नाम मिस्टर एक्स है। तुम भी मुझे इसी नाम से बुला सकते हो। सिर्फ आपके कहने भर से बात नहीं हो सकती है ना। मैं जानता हूँ कि आप जैसे दिख रहे हैं वैसे है नहीं। आपके आदमियों ने जिस तरह से हथियार को पकड़ा है, उससे लगता है कि आप लोग जरूर से कोई ना कोई ट्रेंड आदमी है। कबीर ने बहुत चालाकी से पूछा। चालाकी अभी भी कम नहीं हुई है, यानी कि लोहे को जंग नहीं लगा है। अच्छी बात है, मुझे यही उम्मीद थी, मिस्टर एक्स ने कहा। इसको चालाकी नहीं कुछ और कहते हैं मिस्टर एक्स। मेरा नॉलेज ही मेरे रकम से भारी है। ये तुम जैसे लोगों से निपटने के लिए बहुत ज्यादा कारगर है, कबीर ने अकड़ते हुए कहा। कबीर की बात को सुनकर मिस्टर एक्स पहले तो चौंक गया, मगर बाद में उसने कबीर से पूछा, मेरे जैसे लोगों से निपटने के लिए या मेरे जैसे लोगों के साथ रहने के लिए? अच्छे से सोच कर बताओ मुझे। मिस्टर एक्स की बात को सुनकर कबीर को बहुत ज्यादा झटका लगा। उसको ऐसा लग रहा था कि उसने पहले भी ऐसी बातें सुन रखी है, मगर उसको अभी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये सब कहाँ सुन के रखी है। आखिर में जब कबीर सोच के हार गया तो मिस्टर एक्स उसके पास आया और उसको एक टैटू दिखाया। ये टैटू उसके बाएं हाथ के आखिर में बना हुआ था। कबीर ने उस टैटू को देखते ही अपने मन में कहा, ये टैटू तो मेरे बॉस के बॉस का है। अब बात ये थी कि क्या सामने खड़ा आदमी कबीर के बॉस का बॉस था। कबीर अब उस आदमी को बहुत घूर के देखने लगता है। वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्या उस आदमी की आंखें
उसके सुप्रीम बॉस से मिलती है या नहीं। कबीर के ऑर्गेनाइजेशन में बॉस के बॉस को सुप्रीम बॉस ही कहा जाता था। आखिर में कबीर ने उस नकाब से ढके चेहरे के पीछे छिपी हंसी को देख लिया। वो समझ गया कि उसके सुप्रीम बॉस उसके सामने खड़े हैं। उसने अपने व्हील चेयर से उठने की कोशिश की, मगर उसके सुप्रीम बॉस ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। कबीर ने अपने बॉस की बात को समझते हुए खुद को रोक दिया। अब जबकि उसको पक्का हो गया था, तब उसने अपने बॉस से कहा, मैं आपको पहचान गया सुप्रीम बॉस, मगर मुझे आपसे इस बात की शिकायत थी और रहेगी कि आपको मिलना नहीं आता। मैं तो तुमको बहुत देर से इशारे दे रहा था कि मैं कौन हूं, मगर तुम समझ नहीं पा रहे थे। सुप्रीम बॉस ने कहा, माफ करना बॉस, मैंने इस वक्त आपको यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी, बस इसलिए पहचान नहीं पाया, कबीर ने सुप्रीम बॉस से कहा। इसके बाद जब कबीर ने सुप्रीम बॉस को पहचान लिया, तो सुप्रीम बॉस ने आराम से अपने आदमियों को वहां से हटने को बोल दिया। जाहिर सी बात थी, वो कबीर से अकेले में कुछ बात करना चाहते थे। जब सब आदमी वहां से हट गए, तो सुप्रीम बॉस ने कबीर से कहा, ये क्या हालत बना रखी है कबीर? मेरा सबसे बहादुर सिपाही अभी व्हील चेयर पर मेरे सामने बैठा हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। क्या कहा जाए बॉस, जब अपने लोग ही आपको मारने के चक्कर में आ जाएं, तो बात ही क्या बचती है, कबीर ने बहुत उदास मन से कहा। इससे पहले कि सुप्रीम बॉस कोई सवाल पूछते, कबीर ने बहुत आराम से अपना सवाल उनके सामने रख दिया। बस आपने ये नहीं बताया कि आप यहाँ कैसे, और अगर मुझसे मिलना था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी, मैं यूं ही आपसे मिल लेता। दरअसल मुझे ये पता लगा था कि कोई मास्टर जियो का आदमी कार्तिकेय के साथ मिलकर तुमको मारना चाहता है। जब हम यहाँ पर आए तो कार्तिकेय का पता नहीं चला, मगर मास्टर जियो के बारे में हमने पता लगाकर उसको घेर लिया। बस इसके बाद जो कुछ हुआ वो तुम्हारे सामने, सुप्रीम बॉस ने कबीर को समझाते हुए कहा। अब वो अपनी बात कबीर को समझा रहे थे, तब उनके चेहरे पर एक तरह का डर था। नहीं सुप्रीम बॉस, जिस तरह से आप आज कंफ्यूज हो रहे हो चीफ के कारण, मैं भी इसी तरह से कंफ्यूज हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे बस इतना पता है कि मैंने चीफ को मारकर कोई गलती नहीं की है, कबीर ने अपनी सफाई में कहा। गलती हुई है कबीर, वो तुम्हारा बॉस था। भले ही तुमने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है, तो क्या हुआ, हम लोगों ने तुमको नहीं छोड़ा है, सुप्रीम बॉस ने कहा। बात वही है सुप्रीम बॉस, बस समझने का तरीका अलग अलग है। जिस इंसान को आप मेरा बॉस कह के रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो इस लायक है या नहीं है, कबीर ने कहा। कबीर की बात पर सुप्रीम बॉस ने चौंकते हुए कहा, ऐसा क्या कर दिया चीफ ने तुम्हारे साथ, जो इस तरह से उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? आपको पता है कि मुझे ड्रग दिया गया है, ये काम आपके चीफ ने किया था। यही नहीं, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली थी कि मास्टर जियो और कार्तिकेय मुझको मिलकर मारना चाहते हैं, वो भी एक तरह का जाल था। ये भी चीफ ने ही कराया था। मुझे अभी गोली लगी है, ये गोली भी चीफ ने ही चलाई थी। जब शिवेंद्र ने उनको रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने उसको भी मार दिया। अब और क्या चाहते हैं आप? कबीर ने जो इल्जाम चीफ के ऊपर लगाए थे, वो कहाँ तक सही थे, ये कोई नहीं जानता था। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तुम ये सब इतना यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो कि कबीर के चीफ ने ही सब कुछ कराया है? सुप्रीम बॉस ने सोचते हुए पूछा। मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि चीफ अपने ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देने वाला है। जिस डील के लिए आप लोग मुझे बुला रहे थे, वो डील चीफ मेरे साथ करना चाहते थे, और जब उनका काम हो जाता तो वो मुझे भी मार देते। कबीर ने कहा, चीफ ऐसा नहीं कर सकता था, चीफ ने ऐसा ही किया है। मैं कल आपको वो सब सबूत दे दूंगा कि मैंने चीफ को क्यों मारा है। कबीर ने सुप्रीम बॉस की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। वो जानता था कि सुप्रीम बॉस बिना सबूत के इस बात को नहीं मानने वाले। ठीक है, इसका फैसला तो बाद में होगा कि चीफ ने क्या किया है, मगर अभी तुम्हारा डिसीजन क्या है कबीर? क्या तुम आ रहे हो? देखो, मैं तुमको धमका नहीं रहा हूँ, मगर तुमने जो कुछ किया इसके बाद तुमको हमारी जरूरत पड़ेगी, सुप्रीम बॉस ने कहा। मुझे धमकाने का तरीका बहुत अच्छा है, मगर आप लोग मेरा फैसला जानते हो कि तुम किस मौत के दरवाजे पर खड़े हो कबीर। मेरी बात मान जाओ और वापस लौट आओ। ये दुनिया हमारी नहीं है, यहाँ पर हमारे लिए कोई जगह नहीं है। सुप्रीम बॉस ने कबीर की बात को खत्म होने से पहले ही काटते हुए कहा। मुझे लगता है कि हमने काफी बात कर ली है बॉस, अब हमें चलना चाहिए, कबीर ने कहा। इतना कह के कबीर अपने व्हील चेयर की डायरेक्शन को बदलने लगा कि तभी सुप्रीम बॉस ने कबीर से पूछा, अगर वो आएंगे तो क्या करोगे कबीर? कितनों से लड़ोगे, कब तक लड़ोगे? उनकी बात सुनकर कबीर कुछ पल के लिए खामोश हो गया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं जर्मनी आ गया
तो आने लायक कोई बचेगा नहीं। मैंने जिस दुनिया को छोड़ दिया है, मुझे उसके अंधेरों से मत डराओ सुप्रीम बॉस। इतना कहने के साथ कबीर फिर से मास्टर जियो के अड्डे की तरफ मुड़ के आगे बढ़ने लगा। वहीं सुप्रीम बॉस अभी भी अपनी जगह पर खड़े होकर कबीर को जाता हुआ देख रहे थे। जिस तरह से सुप्रीम बॉस के आदमी कबीर को तलाश करते हुए मास्टर जियो के पास आ गए थे, उसी तरह से वो लोग अचानक से अड्डे से गायब भी हो गए। कबीर अब मास्टर जियो के पास बैठा हुआ था। मास्टर जियो दिखा तो नहीं रहे थे, मगर वो अंदर से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। कबीर उनके अंदर का हाल समझ रहा था। अचानक से हुए हमले ने मास्टर को परेशान कर दिया था। मास्टर अभी कबीर से नहीं पूछना चाहते थे कि कबीर ने किस तरह से उस हमले का जवाब दिया था या किस तरह से उसने हमले को रोक दिया था। कबीर ने मास्टर जियो को अभी समझा दिया था कि वो कबीर के पुराने दुश्मन थे। गलती से वो कबीर को ढूंढते हुए मास्टर जियो के पास आ गए थे। उसके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का इस तरह से आना कबीर के लिए अच्छा नहीं था। कबीर भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कबीर ने मास्टर जियो को अपने अगले प्लान को एग्जीक्यूट करने को कहा। मास्टर जियो पहले तो नहीं समझ पाए, मगर बाद में वो समझ गए कि कबीर का इशारा किस तरफ है। क्या है कबीर का आखिरी प्लान? क्या मास्टर जियो सही से इसको अंजाम दे पाएंगे? क्या कबीर के ऑर्गेनाइजेशन वाले वापस कबीर के लिए कुछ प्लान करेंगे? कबीर मास्टर जियो के घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर उसे हैरानी होती है कि मास्टर जियो पर बंदूक तनी थी। वो बहुत परेशान था कि ये लोग कौन हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे उन लोगों के लीडर की बातों, पहनावे और एक्शन से पता चल जाता है कि ये उसका सुप्रीम बॉस है। बॉस उससे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बारे में पूछता है। कबीर अपनी कहानी सुनाता है। इसके बाद वे लोग चीफ की हत्या के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन रूल्स के बारे में बात करते हैं। बॉस उसे कहता है कि कबीर, मुझे तुम्हारी जरूरत अभी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो वापस आ जाओ, बाकी वो संभाल लेगा। कबीर सुप्रीम बॉस को साफ इनकार कर देता है कि वो वापस नहीं आ सकता। सुप्रीम बॉस उससे कहता है कि वो उसे किसी भी कीमत पर वापस बुलाकर रहेगा। कबीर भी उसे साफ कर देता है कि वो जो चाहे करे, उसे फर्क नहीं पड़ता है। कबीर एसपी के जाने के बाद अपनी इमेज साफ करना चाहता था, इसलिए उसने मास्टर जियो और अतुल के साथ मिलकर अतुल को प्लान करने को कहा। अतुल ने सुबह अपने घर के बाहर कबीर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की सलाह दी। अतुल अपनी तैयारी करके सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेता है। एसपी अब शहर से जा चुका था। कबीर ने अपनी इमेज साफ करने में वक्त न लगाते हुए अतुल से बात की थी। एक दिन पहले ही अतुल को छोड़ा जा चुका था। अब वो घर पर ही कबीर की इमेज साफ करने के लिए सही तरीका ढूंढ रहा था कि ऐसा करे जो पूरा शिमला को खबर मिल जाए कि कबीर की ड्रग रिपोर्ट झूठी थी। उसे ये भी पता था कि अगर वो अपना काम नहीं करेगा तो वो और उसकी वाइफ सेफ नहीं रहेगी। इसलिए उसने केस की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें उसने सभी बड़े पत्रकारों को बुलाया था। अतुल कई दिन से गायब था, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से लोगों ने रुचि ली और उसमें शामिल होने पहुंचे। अतुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने घर पर ही बुलाई थी। सब वहीं जमा हो गए थे। अतुल एक सफल पत्रकार रहा था, इसलिए भी तो कुछ जर्नलिस्ट यूनियन और एसोसिएशन के लोग भी आए थे। सब उत्सुक थे कि अतुल कहाँ था। अब आ गया है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बारे में है। सभी वहां समय से पहले मौजूद थे। अतुल और कबीर को 10 बजे आना था। सब कुछ सेट था, बस अतुल के आने की देरी थी। 10 बजते ही अतुल और कबीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए थे। अतुल के साथ कबीर को देखकर लोग बहुत से कयास लगाने लगे थे कि कबीर वहां क्यों है। सभी लोगों में सुगबुगाहट बढ़ गई थी, जिसका कारण वहां कबीर का होना था। कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। अब तक कहाँ थे मिस्टर अतुल? सुना था आपकी किडनैपिंग हुई थी। एक पत्रकार ने सीधा सवाल किया। ये एक लंबी कहानी है, बात कुछ महीनों पहले की है। मैं ऑफिस से घर जा रहा था, तभी मेरे पास एक व्यक्ति आया। उसने मुझे एक रिपोर्ट थमा दी और कहा कि बाकी बात फोन पर होगी। गाड़ी में बैठते ही मेरे फोन पर एक कॉल आता है जिसने मुझसे पैकेट खोलने को कहा और कबीर की ड्रग रिपोर्ट को छापने का निर्देश दिया। उसने ये भी कहा कि इस काम के लिए उसे बहुत से रुपए पहुंचा दिए जाएं। जब मैंने इस काम को मना किया तो उसने मुझे और मेरे परिवार को धमकी देना शुरू कर दिया कि मुझे हर कीमत पर रिपोर्ट को पब्लिश करवाना ही होगा। जब मैंने तब भी मना किया तो वे घर में घुस आए
और उन्होंने मेरे परिवार को मारने की धमकी दी। वे मेरे घर तक पहुंच गए, इसलिए मुझे वो रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ी। उसके बाद मैंने सोचा कि सच्चाई पुलिस को बता दूं, तब उन्होंने मेरी किडनैपिंग करा दी। बाद में जब वे मुझे शिमला ला रहे थे, तब आपके पुराने एसपी ने मुझे किडनैपर से बचा लिया। लेकिन जब मैंने अपने खतरे के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस के पास के कमरे में सेफ हाउस में रखा था, और फिर वहां भी हमला हो गया। तब से मैं छिप कर बैठा था ताकि मैं सेफ रह सकूं। लेकिन मैं एक सच्चा व्यक्ति हूँ, इसलिए मैंने खतरे की परवाह किए बिना मुझसे रहा नहीं गया। तब मैंने आप सबके सामने आने का फैसला किया। अतुल ने समझदारी से सारी बातें सामने रखी, लेकिन अभी तक उसने रिपोर्ट की बात नहीं की थी। आप बार बार रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। वो रिपोर्ट क्या थी या किस बारे में थी? क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? एक अन्य पत्रकार ने रिपोर्ट से रिलेटेड सवाल किया। दरअसल ये कॉन्फ्रेंस ही उसी के बारे में है। ये रिपोर्ट कुछ महीने पहले प्रकाशित कबीर की ड्रग रिपोर्ट थी, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ। और आज मैं आप सबके सामने पूरे होशो हवास में यही कहने आया हूँ कि वो रिपोर्ट झूठी थी, जिसे एक उनके विरोधी ने मुझे और फैमिली को धमकाकर और दबाव डालकर छपाई थी। अतुल ने अब कबीर की ड्रग रिपोर्ट को झूठा साबित कर दिया था। उस विरोधी ग्रुप ने आपको ही क्यों चुना? एक अन्य युवा पत्रकार ने तीर सा सवाल किया। ये सवाल सुनकर थोड़ी देर अतुल रुका और थोड़ा सोचकर जवाब दिया। शायद इसलिए उन्होंने मुझे रिपोर्ट छपाने के लिए चुना होगा, क्योंकि मैंने पहले भी उनके खिलाफ रिपोर्ट छापी थी, जिसका नतीजा मेरे लिए ठीक नहीं था। तो उन्होंने सोचा होगा कि ये आसानी से मान जाएगा, और माना नहीं तो उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी, जिससे मुझे ये न चाहते हुए भी करना ही पड़ा। आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि किसी ने आपको कबीर की ड्रग रिपोर्ट छापने के लिए मजबूर किया। वो आदमी कौन है? आप उसे जानते हैं या उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक अधेड़ उम्र की महिला पत्रकार ने पुलिस से जुड़ा सवाल किया। दरअसल जिस व्यक्ति ने कबीर की ड्रग रिपोर्ट भेजी, वो मुझसे कभी मिला ही नहीं था। वो हमेशा ही अपने आदमियों के जरिए मुझसे संपर्क करता था, जो कि हमेशा मास्क में रहते थे। ये मैं उस व्यक्ति और उसके आदमियों दोनों को ही बिल्कुल भी नहीं जानता। इस शहर में सारस्वत परिवार एक बड़ा और पुराना इज्जतदार परिवार है, जिनके दुश्मन होना आम बात है, और उसी में से कोई दुश्मन हो सकता है। अतुल ने सावधानी से जवाब दिया। क्या एसपी ऑफिस पर हमला आपको फिर से सेफ हाउस से छुड़ाकर कैद करने के लिए करवाया गया था? एक पत्रकार ने पूछा। हाँ, एसपी ऑफिस पर हमला सिर्फ मुझे वहां से निकालकर बंदी बनाने के लिए हुआ था। इसलिए एसपी ऑफिस की इस वारदात में एक भी पुलिस वाले को चोट भी नहीं आई थी, क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाकर अपनी मुश्किल नहीं बढ़ा सकते थे। आप लोग अगर समझने का प्रयास करेंगे तो मालूम होगा कि बेहोशी की दवा और धुएं के सहारे से हमला हुआ था। अतुल ने बहुत ही बारीक जानकारी से बात रखी। मिस्टर कबीर, जैसा कि अभी अतुल जी ने कहा कि आपके खिलाफ साजिश के तहत झूठी ड्रग रिपोर्ट बनवाकर आपकी और आपकी फैमिली की इमेज को डैमेज करने की कोशिश की गई, लेकिन आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर से हाथापाई भी की थी। क्या ये भी एक साजिश थी? आपने बिल्कुल सही सवाल किया है सर, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाए। मेरी ड्रग रिपोर्ट झूठी थी, ये बात तो अभी मेरे साथी अतुल ने बता दी है। रही बात उस रिपोर्टर से हाथापाई की, तो मैं आपको बता दूं कि वो रिपोर्टर नहीं था, मेरे और मेरी फैमिली के राइवल की तरफ से आया कोई अपराधी होगा, क्योंकि उस घटना के बाद वो दिखा भी नहीं, और उस व्यक्ति की कौन सी न्यूज एजेंसी है वो भी अभी तक पता नहीं चली है। वो व्यक्ति आपको अब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पत्रकार नहीं था। इसलिए मैंने उसके हाव भाव से उसका मकसद पहचान लिया। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन मैं उसे मार नहीं सका। आप सब यहाँ के पुराने लोग हैं, वे जानते हैं कि मैं जब से सागर में हूँ, मैंने आज तक किसी से बदतमीज से बात तक नहीं की है। मैं तो किसी से हाथापाई कैसे कर सकता हूँ जब तक बहुत बड़ी वजह ना हो। कबीर ने अपनी बात को बड़े सलीके से साबित कर दिया। कबीर को मालूम है वो चीफ का आदमी था और उसने अपने हाथों से मारा था, इसलिए वो कभी भी कहीं भी इस दुनिया में नहीं दिख सकता था। कबीर की ये बात से वो पत्रकार कुछ नरम पड़ गया और जनता भी उसके साथ हो गई। आप हाल ही में मास्टर जियो के साथ देखे गए हैं। आपको मास्टर जियो के साथ अपने संबंधों के बारे में कुछ कहना है? एक पत्रकार ने कबीर को घेरते हुए सवाल किया। अभी हाल ही में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। जब मैं बुरी तरह से घायल पड़ा था, तब मास्टर जी ने मेरी मदद करते हुए हॉस्पिटल में दाखिल कराया था, जिससे मेरी जान बची, और उसके बाद भी वे मेरा हालचाल लेते रहे। मैं आपके सामने कॉन्फ्रेंस कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह मास्टर जियो ही है। जब से मेरी उनसे कुछ बातचीत हो जाती है, क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई है, और मैं उस व्यक्ति से हमेशा बात करता रहूंगा, चाहे आप उस बारे में कुछ भी सोचें। कबीर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। आपके करियर की शुरुआत में आपने एक रिपोर्ट सारस्वत फैमिली के खिलाफ लिखी थी,
जिससे आपको काफी तकलीफ उठानी पड़ी थी। अभी आपके सारस्वत परिवार के साथ कैसे संबंध है? एक पत्रकार ने अपनी गहन रिपोर्ट से निकला सवाल किया। इस सवाल से अतुल का दिमाग चलना बंद हो गया। तो समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल को कैसे टैकल किया जाए। रिपोर्टर ने उसके बारे में बहुत रिसर्च कर रखी थी। उसने कुछ देर तक सोचने के बाद कहना शुरू किया। ये बात सही है कि जब मैंने सबसे पहले शिमला में पत्रकारिता शुरू की थी, तब मैंने सारस्वत फैमिली के खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। सारस्वत फैमिली को वो रिपोर्ट पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरे बॉस से कहकर मुझे निकलवा दिया। उसके बाद मैंने तमाम जगह ठोकरें खाई और अंत में मैंने खुद की न्यूज एजेंसी खोली। आज मैं कामयाब पत्रकार हूँ। उसका क्रेडिट सारस्वत फैमिली को भी जाता है, जिन्होंने मुझे इतना पुश किया है। इसलिए मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। यही बात है कि जब मुझे फर्जी ड्रग रिपोर्ट छापने का काम मिला तो मैंने उसे नहीं लिया, पर मेरी फैमिली के खतरे में पड़ते ही मैंने वो काम कर ही दिया था। अतुल ने बहुत ही क्लीन जवाब। तब मैंने सारस्वत फैमिली के खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। सारस्वत फैमिली को वो रिपोर्ट पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरे बॉस से कहकर मुझे निकलवा दिया। उसके बाद मैंने तमाम जगह ठोकरें खाई और अंत में मैंने खुद की न्यूज एजेंसी खोली। आज मैं कामयाब पत्रकार हूँ। उसका क्रेडिट सारस्वत फैमिली को भी जाता है, जिन्होंने मुझे इतना पुश किया है। इसलिए मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। यही बात है कि जब मुझे फर्जी ड्रग रिपोर्ट छापने का काम मिला तो मैंने उसे नहीं लिया, पर मेरी फैमिली के खतरे में पड़ते ही मैंने वो काम कर ही दिया था। अतुल ने बहुत ही क्लीन जवाब दिया, जिसकी उम्मीद उसे खुद भी नहीं थी। इस सवाल पर कबीर को भी लगा कि अतुल कुछ बेवकूफी ना कर बैठे। कबीर सर, तभी एक पत्रकार ने कबीर का ध्यान अपनी तरफ खींच दिया। उसके बाद उसने कहना जारी रखते हुए कहा, सर अभी आपने मेंशन किया कि आप जब से शिमला में आए हैं, तो मेरा सवाल यह है कि उससे पहले आप क्या करते थे, कहाँ रहते थे? क्या आप अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं एक अनाथालय में पैदा हुआ था। मुझे नहीं पता था मेरे माँ बाप कौन है। मुझे ये भी नहीं पता था कि उनकी क्या मजबूरी रही होगी कि उन्होंने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। अनाथालय के ट्रस्ट का ही एक स्कूल चलता था, जिसमें मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी को एजुकेशन हुई। मैं पढ़ने में बहुत आम सा लड़का था। अगर आप मुझसे ये जानना चाहते हैं कि मैं शिमला आने से पहले क्या काम करता था, तो उसका जवाब यह है कि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव था, जो कि बहुत ही जोखिम भरा काम था। पहले तो मुझे इस काम में बहुत रोमांच आया, लेकिन काजल की जिंदगी में आने के बाद उसने मुझे इतना खतरा मोल लेने की परमिशन नहीं दी, तो मैंने शिमला आकर डिलीवरी बॉय का काम कर लिया। मेरी बस इतनी सी कहानी है। कबीर ने बहुत ही सलीके से अपनी पूरी बीती जिंदगी के बारे में कहानी घड़कर सुना दी। इस सवाल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का समापन कर दिया गया। अब कबीर की इमेज साफ थी और अब वो आसानी से सारस्वत फैमिली के बिजनेस में घुस सकता था, क्योंकि यही एक ऐसी बात थी जिसके चलते फैमिली मेंबर उसे एंट्री देने से रोक सकते थे। अतुल ने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया था, इसलिए कबीर ने अब अतुल को पूरी तरह आजाद कर दिया। लेकिन अब दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इधर मास्टर जियो ने कबीर को फिर फोन किया और बात करने के लिए बुलाया, लेकिन कबीर मन ही मन सोच रहा था कि काजल और सारस्वत फैमिली को मास्टर जियो जैसे लोगों से उसका मिलना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसे मास्टर जियो को समझाना होगा। लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि मास्टर जियो ने उसे क्यों बुलाया। अब ऐसी क्या बात हो गई